जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। जो हम जीके जीएस प्रैक्टिस सेट चला रहे थे उसमें आज लेकर के उपस्थित हैं 14वां प्रैक्टिस सेट। 14वां प्रैक्टिस सेट तक हम पहुंच गए। ठीक है, ऐसे ही ये अनवरत श्रृंखला आपके सामने चलती रहेगी। बिना टाइम को गवाए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है। आशा मैं करूंगा कि आप क्या करोगे, कॉपी और पेन लेकर के बैठोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है, तो हूणों को आक्रमण करने से किसने रोका था? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है स्कंदगुप्त। क्या क्या आंसर है? स्कंदगुप्त। ठीक है, अगर हूणों की बात करूं तो ये तिब्बत यानी कि मध्य एशिया से आए हुए एक जनजातीय लोग थे। ठीक है, और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। जब भारत पर आक्रमण किया था इन्होंने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किसके काल में किया था? तो कुमार गुप्त के काल में किया था। कुमार गुप्त के काल में इन्होंने पहला आक्रमण किया था। और कुमार गुप्त की बात बता दूं तो आप नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कुमार गुप्त ने करवाई थी। कुमार गुप्त ने ही हूणों को दबाने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा था। ठीक है, तो स्कंदगुप्त ने इनको पराजित किया था। अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करता हूं तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था? ठीक है, तो ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, अगर चंद्रगुप्त प्रथम की बात करूं, चंद्रगुप्त प्रथम इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और इसी ने जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसी ने 319 ईस्वी में आपका गुप्त संवत चलाया था। क्या चलाया था? तो गुप्त संवत चलाने वाला भी कौन था? आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है काहे नाराज हो रहे हो भाई? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था, माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया था, निम्बकाचार्य ने आपका द्वैतवाद दिया था। अगर रामानुजाचार्य की बात करूं तो इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद न दे करके विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। क्या दिया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो आपके हो जाएंगे रामानुजाचार्य। अगर मैं शुद्धाद्वैतवाद की बात करता हूं तो ये आपका शुद्धाद्वैतवाद के जो जनक हैं यानी कि कह सकते हो कि दिया था वो आपका वल्लभाचार्य ने दिया था। किसने? तो वल्लभाचार्य आपके हो जाएंगे शुद्धाद्वैतवाद के जनक। वही विशिष्टाद्वैतवाद आपका रामानुजाचार्य ने दिया था। निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद दिया था, माधवाचार्य ने द्वैतवाद, और वही शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना करी थी। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका मूल नाम रामतनु पांडे था? तो रामतनु पांडे किसका मूल नाम था? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है तानसेन, जो आपके अकबर के समकालीन हुआ करते थे। तो तानसेन को, रामतनु पांडे को ही क्या कहा जाता? तानसेन कहा जाता। अगर बीरबल की बात करूं तो बीरबल का जो नाम मिलता है महेश दास मिलता है। क्या नाम मिलता है? महेश दास जो मूल नाम था वो किसका था? आपका बीरबल का था। अगर बंदा बहादुर की बात करूं तो बंदा बहादुर लक्ष्मण दास इनका मूल नाम मिलता है। ठीक है, क्या नाम मिलता है? तो लक्ष्मण दास मिलता है। बंदा बहादुर का लक्ष्मण दास हो जाएगा, बीरबल का महेश दास हो जाएगा, और तानसेन का रामतनु पांडे नाम हो जाता है। इतना इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? जो आपका रेल बजट था उसको आम बजट से क्या कर दिया गया था? तो अलग कर दिया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है एक्वर्थ आयोग। क्या होने वाला है? एक्वर्थ आयोग। ये जो एक्वर्थ आयोग है ये आपका 1920 में बना था। कब बना था? 1920 में। और इसी की अनुशंसा पर 1924 में जो आपका रेल बजट था उसको क्या कर दिया था? उसको किससे? आम बजट से अलग कर दिया था। कब तक चला था ये? 1924 से लेकर के 2016 तक ये चीजें
चलती रही। 2016 में जाकर के विवेक देवरॉय समिति बनती है। कब बनी? विवेक देवरॉय समिति 2016 में बनती है और इसकी सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर जो रेल बजट और आपका आम बजट अलग कर दिया गया था, उसको 1 फरवरी 2017 से फिर से क्या कर दिया गया? 1 कर दिया गया। तो किसकी सिफारिश पर? विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर। थॉमस रॉबर्टसन आयोग की बात करूंगा तो ये 1902 में आयोग बनता है। कब बनता है? 1902 में बनता है और इस आयोग की अनुशंसा पर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन होता है। किसका गठन होता है? तो रेलवे बोर्ड का। तो रेलवे बोर्ड कब बना? 1905 में बना। किस आयोग की अनुशंसा पर? तो थॉमस रॉबर्टसन आयोग की अनुशंसा पर। अगर रेलवे आयोग की बात करूंगा तो यह भी आपका आयोग 1902 के आसपास बनता है और इसकी अनुशंसा पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम। तो यह किसकी अनुशंसा पर बना था? रेलवे आयोग की अनुशंसा पर। ठीक है, और यह कब लागू हुआ? 1904 में। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था? ठीक है, जो डायरकी थी वो किसने लगाई थी? तो डायरकी बंगाल में लगाने वाला आपका कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कब लगाई थी? तो 1700 ये आपकी 65 में, 1765 से बंगाल में क्या लगाई जाती है? द्वैध शासन लगाया जाता है। और वारेन हेस्टिंग जो था, इसने 1772 में इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। तो बंगाल में द्वैध शासन लगाने वाला रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा और रॉबर्ट क्लाइव ही है क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर। तो बंगाल का पहला जो गवर्नर है वो कौन है आपका? वो है आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, वहीं वारेन हेस्टिंग की बात करूंगा तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। अगर विलियम बेंटिक की बात करूंगा तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है। किसका? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिक है। ठीक है, गवर्नर जनरल। उसके बाद अगर कैनिंग की बात करूंगा तो ये भारत का पहला वायसराय है। भारत का पहला वायसराय कौन है? तो ये आपका कैनिंग हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था और कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों की विशेषता नहीं है। ठीक है, इग्नियस रॉक की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है। तो ये लावा से निर्मित है। बिल्कुल सही है, लावा से ही निर्मित होती हैं। जीवाश्म रहित है। जब लावा से निर्मित है तो जीवाश्मों की जो इसमें मतलब कह सकते हो जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। इसमें धात्विक खनिजों की मात्रा अधिक होती है। ये बिल्कुल सही है। इसी में जो ज्यादा धात्विक खनिज है वो इसी में पाए जाते हैं। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उसमें ये परतदार होती हैं। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, परतदार जो चट्टानें होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो वो आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं। तो अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो परतदार होती हैं। इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टानें परतदार नहीं होती हैं। तो ये तीनों बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है यानी कि चौथा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्षण का माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स प्रेसिपिटेशन? तो प्रेसिपिटेशन को किससे मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है बी यानी कि रेन गेज। रेन गेज के द्वारा वर्षा की मात्रा को मेजर किया जाता है। ठीक है, अगर वहीं मैं नेफोस्कोप की बात करूं तो बादल की दिशा और गति को मापा जाता है। बादल की दिशा और गति को मापने वाला जो यंत्र है उसको क्या कहते हो? नेफोस्कोप कहते हो। अगर मैं वही सेलिनोमीटर की बात करता हूं तो ये लवणता को मापने वाला यंत्र है। तो लवणता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका सेलिनोमीटर। अगर थर्मोमीटर की बात करूं तो ये आपका तापमान का मेजर करता है। तो तापमान को मापता है। तो तापमान को मापने वाला थर्मोमीटर, लवणता को मापने वाला सेलिनोमीटर, रेन गेज वर्षण का मापन करता है। वहीं नेफोस्कोप की बात करूंगा तो बादल की दिशा और गति का मापन करता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं बतानी है। तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। बेनगंगा और वर्धा ये तीनों क्या हैं?
इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगर और बात करूं तो ये इसकी एक नदी और हो जाती है जिसका नाम है पेनगंगा। तो पेनगंगा भी आपकी गोदावरी की सहायक है। अगर सरयू की बात करूंगा तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, सरयू। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी गंगा की होने वाली है। अगर गोदावरी की बात करूंगा तो ये आपकी त्रंबकम पहाड़ियों से, ये आपकी त्रंबकम पहाड़ियों से निकलती है, त्रंबकम पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कहां से? महाराष्ट्र में नासिक जिले से, है ना। तो नासिक जिले से इसका उद्गम होता है, त्रंबकम की पहाड़ियों से। इतना क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में नहीं है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में नहीं है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कम। ठीक है, क्षमा है, लघुकरण है और परिहार है। ठीक है, तो ये तीनों है। क्षमा का मतलब होता है, अगर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों की बात करूंगा तो इसके लिए एक अनुच्छेद मिलता है, अनुच्छेद नंबर 72। तो 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन किया गया है। 5 तरह की क्षमादान की शक्तियां उसमें वर्णित हैं। पहला हो जाता है क्षमा। क्षमा का मतलब है कि पूरी तरह से सजा को राष्ट्रपति के द्वारा माफ कर दिया जाता है। ठीक है, लघुकरण की बात करता हूं तो लघुकरण में जो दंड दिया जाता है या सजा दी जाती है उसका स्वरूप चेंज किया जाता है, या कह सकते हो स्वरूप को बदला जाता है, स्वरूप को बदला जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है या फांसी की सजा मिली हुई है तो उसका स्वरूप चेंज करके उसको 10 साल की या 20 साल की सजा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस घटना को या इस अवस्था को लघुकरण कहा जाता है। अगर मैं वही परिहार की बात करता हूं तो परिहार में आपका जो दंड है या आपकी सजा है उसकी प्रकृति चेंज की जाती है, उसकी प्रकृति चेंज की जाती है। प्रकृति का मतलब होता है कि अगर आपको 10 साल की सजा बुली हुई है तो आपको उसको घटा करके 5 साल की कर देना। ठीक है, 10 से 5 साल कर देना या 5 से 2 साल कर देना या 2 से 1 साल कर देना। ठीक है, इस घटना को या इस अवस्था को परिहार कहते हैं। तो लघुकरण सजा का स्वरूप बदलना, परिहार आपकी प्रकृति चेंज करना, क्षमा बिल्कुल क्षमा कर देना। ठीक है, सिरे से खारिज करके यानी कि उसको बिल्कुल बरी कर देना। तो ये राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां हैं और इनका वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 करता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? तो राजभाषा का वर्णन किस भाग में है संविधान के? ठीक है, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर क्लासेस ये अच्छा लग रहा हो सेशन तो आपको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें सजेशन दीजिएगा कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लीजिएगा। ठीक है, तो संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? तो इसका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है 17। जो 17 है आपका उसमें राजभाषाओं का वर्णन है और जो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जाता है। ठीक है, वहीं अगर भाग 15 की बात करता हूं तो इसमें निर्वाचन आयोग है। भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। और अनुच्छेद की बात करता हूं तो 324 से लेकर के 329 तक इनके लिए जो आपके आर्टिकल है वो आपके आरक्षित है। वहीं अगर भाग 20 की बात करता हूं तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है, संविधान संशोधन के बारे में बताता है। और इसके लिए आर्टिकल जो है वो कौन सा है आपका? 368 है। वहीं अगर 18 की बात करता हूं तो ये आपातकाल उपबंध की बात करता है, यानी कि आपातकाल संबंधी प्रावधानों की बात करता है। तो कौन से आर्टिकल इसको प्रोवाइड है? तो 352 से लेकर के 360 तक। ठीक है, तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग है 324 से लेकर के 329 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 368 में। भाग 17 में राजभाषा का जिक्र है जो 343 से 351 तक है। भाग 18 में आपातकाल की प्रक्रिया है या आपातकाल के बारे में उपबंध है 352 से लेकर के 360 तक। इस क्वेश्चन में इतना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कितने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ही मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगर मैं मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करूंगा तो इसका जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो एक तो बंद है, यानी कि वेसल्स के द्वारा होता है, नसों के द्वारा होता है, जिसमें आपकी धमनियां, सिराएं और आपकी कूपिकाएं काम आती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो दोहरा परिसंचरण तंत्र है, दोहरा परिसंचरण तंत्र भी इसको कहते हैं। तो मानव शरीर में कैसा है? एक तो आपका बंद है,
यानी कि नसों के द्वारा इसका फ्लो होता है रक्त का। और वहीं अगर दोहरे की बात करूं कि जो आपका हृदय है उसमें 2 बार ब्लड आता है, यानी कि 2 बार ब्लड रक्त हृदय में आता है, इसलिए इसको दोहरा और बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई। कार्ल लैंडस्टीनर की बात करूंगा तो इसने रक्त समूहों की खोज की थी। किसकी? रक्त समूह की खोज करने वाला कौन था? तो रक्त समूह की खोज करने वाला था आपका कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, रक्त समूहों में कौन कौन से रक्त समूह आते हैं? ए आता है, बी आता है, आपका ए बी आता है और आपका ओ आता है। ठीक है, ए बी को आप सर्वग्राही के नाम से जानते हो, इसको क्या कहते हो? सर्वग्राही, ये सबसे खून ले सकता है। और ओ को आप सर्वदाता के नाम से जानते हो, ये सबको ब्लड दे सकता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। वहीं अगर लुई पास्चर की बात करूं तो लुई पास्चर ने बताया था कि जो आपके किण्वन की प्रक्रिया है, फ्रेगमेंटेशन है, किण्वन की प्रक्रिया है, वो किसके द्वारा संपन्न होती है? तो वो जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, किसके द्वारा? तो जीवाणु के द्वारा। और वहीं अगर चैडविक की बात करता हूं तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी? न्यूट्रॉन की खोज करने वाला आपका चैडविक था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन दिए गए हैं और उनके एक बायोलॉजिकल नेम दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। विटामिन ए रेटिनॉल बिल्कुल सही है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन सी फिलोक्विनोन, ठीक है। फिलोक्विनोन आपका विटामिन के को कहते हैं, विटामिन के को कहते हैं। ठीक है, और वहीं अगर विटामिन सी की बात करता हूं तो इस आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आपको किसको कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड या आपका अम्ल, ये आपका कहा जाता है विटामिन सी को। तो विटामिन ए रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के फिलोक्विनोन कहा जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है? ऊर्जा की एसआई यूनिट होती है आपकी जूल। क्या होती है आपकी? तो आपकी जूल होती है। ठीक है, ऊर्जा की एसआई यूनिट आपकी जूल होती है। पास्कल की बात करता हूं तो ये आपकी दाब की यूनिट हो जाएगी, दाब की। मीटर की बात करता हूं तो ये आपकी लंबाई की यूनिट हो जाती है। ठीक है, वहीं सेकंड की बात करता हूं तो ये आपकी समय की यूनिट हो जाती है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपको बताना है कि अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि 50 ग्राम चीनी को जब 200 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो चीनी की सांद्रता ज्ञात करें। कंसंट्रेशन निकालना है इसमें। ठीक है, तो कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अगर हम किसी भी देखो, सबसे पहले चीज एक बनती है बिलियन। ठीक है, बिलियन, बिलियन को क्या कहते हो आप? सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें दो चीजें मिक्स होती हैं। एक होता है आपका विलेय, एक होता है विलेय जिसको सॉल्यूट कहा जाता है, और एक होता है आपका विलायक, एक होता है आपका विलायक जिसे सॉल्वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट। विलयन बनता कैसे है? तो विलेय प्लस विलायक को मिलाकर के आपका सॉल्यूशन बनता है। अगर वहीं मैं विलेय की बात करता हूं तो इस जिसको मिलाया जाता है, अगर मान लीजिए आपको 50 ग्राम चीनी है, अगर 200 ग्राम पानी है, तो आप चीनी पानी में मिलाइएगा ना, तो जो मिलाइएगा यानी कि जिसको मिलाते हैं वो आपका विलेय होता है। तो जिसको मिलाया जाता है, जिसको मिलाया जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका? वो हो जाता है आपका विलेय। ठीक है, और जिसमें मिलाया जाता है वो आपका हो जाता है विलायक, जिसमें मिलाया जाता है तो ये हो जाएगा आपका विलायक। ठीक है, तो हम पानी में क्या मिलाएंगे? चीनी मिलाएंगे, तो यहां पर विलायक क्या हो गई? विलायक आपका जल हो गया, तो विलायक क्या हो जाएगा आपका? जल हो जाएगा, और विलेयक क्या हो जाएगा आपका? विलेय क्या हो जाएगा आपका? चीनी हो जाएगी, विलायक क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, और उससे मिलकर के बनेगा आपका विलियन, जिसको आप चीनी का पानी कहने वाले हो। अगर मैं वही सांद्रता की बात करता हूं, ठीक है, सांद्रता को रिप्रेजेंट हम परसेंटेज से करते हैं। जब हम सांद्रता की बात करते हैं तो बिलियन और विलेय और बिलियन का ही अनुपात, किसका? विलेय और बिलियन का ही अनुपात आपका क्या होता है? आपकी सांद्रता होती है। ठीक है, यही क्या होती है? सांद्रता। और अब परसेंटेज के हटाने के लिए आप 100 लगा देते हो, तो विलेय का अनुपात बिलियन के साथ ही आपकी सांद्रता होती है। तो विलेय कितना है? मान ली विलेय कितना है? ये चीनी आपका क्या है? विलेय है। विलायक कितना है? तो विलायक आपका 200 ग्राम है। इससे मिला कितना हमें? तो 250 ग्राम हो गया।
ठीक है, कितना हो गया 250 ग्राम, है ना, तो यानी कि 250 ग्राम हो गया। तो 200 ग्राम आपका जल है, 50 ग्राम चीनी है, तो 250 ग्राम हमें विलयन मिला ना, यानी कि 250 ग्राम। तो अब यहां रख दीजिए 50, आपको सांद्रता निकालनी है तो क्या रखोगे, विलय की जगह पर 50 रखेंगे, विलयन की जगह पर 250 रखेंगे, ठीक है, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 से 4 बार और 500 के 20, तो 20% चीनी की सांद्रता है इस विलयन में। ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है, आशा करता हूं आया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है 20। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि विलयन बनता है विलय प्लस विलायक से, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। वहीं अगर सांद्रता की बात करता हूं तो विलय का अनुपात विलयन के साथ 100 का मल्टीप्लाई आपकी सांद्रता हो जाती है। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किसको 2019 में भारत रत्न से नवाजा नहीं गया है। तो 2019 में निम्न में से किसको भारत रत्न नहीं मिला है, तो भूपेन हजारिका जी को मिला है, नानाजी देशमुख को मिला है, प्रणब मुखर्जी को भी मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी को 2019 में न मिलकर के 2015 में आपका भारत रत्न मिला था। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है, कौन सा महोत्सव, तो निम्न में से कौन सा महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, तो मेघालय में मनाए जाने वाला महोत्सव है आपका बनगाला। तो बनगाला जो महोत्सव है वो आपका मेघालय में मनाया जाता है। वहीं अगर तोयता की बात करूं तो तोयता आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पर, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला महोत्सव कौन सा है, तो आपका तोयता। तोयता क्या है, तोयता एक अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। लानसुंग महोत्सव की बात करूं तो ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पर, सिक्किम में। और वहीं अगर तरेतर की बात करूं, तरेड़तर की बात करूं तो ये आपका गुजरात का एक महोत्सव है। किसका है, तो गुजरात का महोत्सव हो जाएगा। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इकोसिस्टम। किसका, इकोसिस्टम का। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ईपी ओडम। ईपी ओडम को फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोसिस्टम किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका ईपी ओडम को। ठीक है, फादर ऑफ इको सिस्टम। ठीक है, अगर वहीं मैं आर्थर टांसली की बात करूं तो आर्थर टांसली ने इकोलॉजी शब्द दिया था, इकोसिस्टम शब्द दिया था। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द को देने वाले कौन थे, तो ये आपके थे, कौन थे, तो ये थे आपके आर्थर टांसली। लेकिन इसी शब्द को लेकर के इकोसिस्टम की एक व्यवस्था मतलब कह सकते हो व्यवस्थित आपकी व्याख्या करने वाले कौन थे, तो ईपी ओडम थे। इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। वहीं अगर मैं रिटर की बात करूं तो रिटर ने एक शब्द दिया था जिसको आप इकोलॉजी कहते हो। तो इकोलॉजी शब्द देने वाले कौन थे, यानी कि पारिस्थितिकी जो शब्द है, पारिस्थितिकी शब्द है, उसको देने वाले कौन थे, तो उसको देने वाले थे आपके रिटर साहब। ठीक है, लेकिन इस शब्द की व्याख्या करने वाले कौन थे, व्याख्या करने वाले थे आपके कौन, अर्नेस्ट हैकल। कौन थे, तो अर्नेस्ट हैकल। इसीलिए अर्नेस्ट हैकल को क्या कहा जाता है, तो अर्नेस्ट हैकल को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहा जाता है, तो अर्नेस्ट हैकल को। फादर ऑफ इकोलॉजी आप अर्नेस्ट हैकल को कहेंगे। ठीक है, वहीं फादर ऑफ इकोसिस्टम आप ईपी ओडम को कहेंगे। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका भारत रत्न हो जाता है। तो पहले नंबर पर आपका भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पर आपका पद्म विभूषण आता है, तीसरे नंबर पर आपका पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पर पद्म श्री आता है। ठीक है, तो ये एक सीरीज में लगे हुए हैं। भारत रत्न सबसे भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होने वाला है। ठीक है, अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो 1954 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, शुरुआत कब से होती है, 1954 से। ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 2024 में इसे 5 लोगों को देने की घोषणा की है। इससे पहले ये केवल अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता था। तो इस बार कितने लोगों को, 2024 में 5 लोगों को देने की घोषणा हुई है। इस क्वेश्चन का ये आंसर था, यानी कि भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश नहीं है? यानी कि जो आपका फॉरेनर इन्वेस्टमेंट है, यानी कि विदेशी निवेश है, आप 100% आप उसको एक क्षेत्र यानी कि विदेशी निवेश नहीं है, यानी कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप 100% विदेशी निवेश नहीं ले सकते? ठीक है, तो पर्यटन में ले सकते हैं, दूरसंचार में ले सकते हैं, कोयला खनन में भी आप 100% ले सकते हो, लेकिन पेंशन में आप 100% ना लेकर के 49% विदेशी निवेश ले सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यानी कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस शहर को पोप का शहर कहा जाता है? ठीक है, तो पोप का शहर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इटली की राजधानी रोम को। अगर क्यूबा की बात करूं तो चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो ये आपका क्यूबा को कहा जाता है। न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है? तो गगनचुंबी, ठीक है, गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है न्यूयॉर्क को। ठीक है, वहीं अगर मैं कोच्चि की बात करता हूं तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कोच्चि को। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।